हेलो एवरीवन, द कॉन्वर्जेशन क्लिनिक के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किडनी से संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन किडनी फेल का मतलब क्या होता है और किस पेशेंट को किस समय डायलिसिस की ज़रूरत होती है ये हमें नहीं पता है। और इसी टॉपिक पर बहुत ही सिंपल भाषा में बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं डॉक्टर राजेश सिंह गौतम, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर रवि, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डॉक्टर राजेश, हमें आप पहले ये बताइए कि किडनी का बॉडी में एक्चुअली फंक्शन होता क्या है? किडनी का मेनली 4 फंक्शन होते हैं। जो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी की बॉडी में जो भी टॉक्सिन बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको पेशाब के द्वारा शरीर के बाहर निकाल देना। जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखना। इलेक्ट्रोलाइट में खास करके सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस में रखना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी के जो बोन को उसको हेल्दी रखना। बोन इन द सेंस जो इम्पोर्टेंट विटामिन होता है विटामिन डी, जब हम हमारे शरीर में जाता है तो किडनी में वो एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेटेड जो विटामिन डी है वो बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चौथा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि किडनी इराथ्रोपोटिन नाम से हार्मोन बनाती है जो कि खून के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। तो 4 मुख्य इसके फंक्शन होते हैं हमारे किडनी के। डॉक्टर गौतम, अब हमें आप ये बताइए कि किडनी फेलियर क्या होता है? देखिए, किडनी अगर अपना काम सही से ना करे तो उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। अब इसको भी हम 2 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। हिंदी में उसे हम या आम भाषा में उसको हम टेम्परेरी किडनी फेलियर बोल सकते हैं। जैसा कि नाम में टेम्परेरी लिखा हुआ है, तो अगर हाल फिलहाल की अगर किडनी में खराबी है, पिछले 7 दिनों के अंदर की अगर किडनी की खराबी अगर है उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं जी। और दूसरा जो किडनी दूसरे तरह का किडनी फेलियर वो क्रोनिक किडनी डिसीज बोलते हैं उसको, या आम भाषा में उसको हम परमानेंट किडनी डैमेज बोल सकते हैं उसको, कि जो किडनी में जो खराबी आई है वो परमानेंट आ चुकी है। यानी 3 महीने से ज़्यादा की खराबी अगर है किडनी में तो उसे हम क्रोनिक किडनी डिसीज बोलते हैं या परमानेंट किडनी डैमेज उसको हम बोलते हैं। डॉक्टर राजेश, जैसा हमने अभी एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में बात किया, तो ये किडनी फेलियर के कारण क्या होते हैं? किडनी फेलियर के कारण को भी हम 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ऐसे कारण जो कि एक्यूट किडनी इंजरी करवाते हैं और दूसरे कारण जो कि क्रोनिक किडनी डिसीज कराते हैं। दोनों के कारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्यूट किडनी इंजरी के जो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक तो डिहाइड्रेशन है, दूसरा है इन्फेक्शन, तीसरा है मेडिकेशंस। कुछ किडनी को हार्म करने वाले मेडिकेशंस होते हैं जैसा कि पेन किलर्स हम बहुत कॉमनली जानते हैं। दूसरा पीपीआई जो एंटासिड हम जो बहुत ही कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, अगर उनका भी लंबे समय तक हम इस्तेमाल करें उनसे भी एकेआई हो सकता है। तीसरा है कि किडनी में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, जैसे कि एक दोनों ही किडनी में बड़े पथरी हो जाए या प्रोस्टेट या में इन्फेक्शन हो जाए तो एक किडनी वहाँ भी किडनी फेल हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी वहाँ भी हो सकती है जी। अब दूसरा है कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के कारण में, तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ का जो सबसे बड़ा कारण पूरी दुनिया में है वो डायबिटीज़। ओके, हाँ। और जो दूसरे नंबर पे आता है हाइपरटेंशन। तीसरा जो अन्य कारणों में कि अगर बार बार इन्फेक्शन अगर किडनी में होता है तो थोड़ा थोड़ा करके किडनी में डैमेज होता जाता है, परमानेंट डैमेज होता जाता है। चौथे अन्य कारणों में कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेज होते हैं जैसे एसएलई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस तरह के जो ऑटोइम्यून डिसीजेज हैं उनसे किडनी को परमानेंट डैमेज हो सकता है। डॉक्टर, रीनल फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सकें कि इस पेशेंट को रीनल फेलियर हो सकता है? सबसे पहले तो हमको एक बात हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर किडनी में 80% तक डैमेज अगर आ गया तो भी शायद कोई भी सिम्टम या साइन ना आए हमें, पहली बात। और सेकंड थिंग, जो सबसे कॉमन सिम्टम जो आते हैं वो है स्वेलिंग। बॉडी में खास करके आँखों के चारों तरफ सूजन दिखेगा या पैरों में सूजन दिख सकता है। अन्य जो सिम्टम्स में जैसे कि भूख न लगना या जल्दी से थकावट आ जाना, खाना दिखते ही उल्टी जैसा महसूस होना, और अगर किडनी का डैमेज काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है तो पेशाब में कमी आना चालू हो जाती है उसमें। डॉक्टर, क्या हर किडनी फेलियर के पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, डायलिसिस के रिक्वायरमेंट उसका 3 इंडिकेशन, मेन इंडिकेशन होते हैं। पहला जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन जो है वो पेशाब में भारी कमी। अगर
अगर पेशाब अगर में कमी अगर आ गई है तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल, इवन 2 क्रिएटिनिन में भी हम डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। और अगर पेशाब अगर अच्छी तरह से आता है तो कई बार आज 10 क्रिएटिनिन में भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला एब्सोल्यूट इंडिकेशन यूरिन अगर काफ़ी कम है तो। दूसरा जो है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आना चालू हो गए हैं, जैसे कि यूरेमिक इंसेफेलोपैथी यानी यूरिया का असर हमारे ब्रेन में आना चालू हो गया जी। तीसरा है कि अगर हमारे शरीर में पानी का जमाव चालू हो गया, पेट में पानी भर सकता है, छाती में भर सकता है, हार्ट के चारों तरफ पानी भर सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो ये एक इंडिकेशन बनता है। नेक्स्ट जो कि खास करके सीकेडी में ये प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं कि अगर किडनी का फंक्शन 15% से अगर कम हो गया तो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ यूरिन आउटपुट या कॉम्प्लिकेशन उसमें डायलिसिस के इंडिकेशन बनता है, ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ना हो मरीज को और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे पेशेंट जी। तो टेस्ट में अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया इसका मतलब ये नहीं है कि डायलिसिस करना जरूरी है, ये आपके क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर, जब हम एक रेगुलर नॉन मेडिकल पर्सन के हिसाब से सोचें तो डायलिसिस अगर ये शब्द यूज़ किया जाता है तो उन्हें लगता है कि पेशेंट के बाजू में एक बड़ी सी मशीन रखी है, कुछ पाइप्स और ट्यूब्स बॉडी में लगे हैं और कुछ तो प्रोसेस हो रहा है। तो ये डायलिसिस एग्जैक्टली होता क्या है और बॉडी में ये क्या चेंजेस करता है? डायलिसिस दरअसल खून को साफ करने की एक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में 24 घंटे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम दो तरह से हम कर सकते हैं। पहले को हम हीमोडायलिसिस पहली प्रक्रिया को बोलते हैं और दूसरी प्रोसेस को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस में दरअसल इसमें एक मशीन का इस्तेमाल होता है। इसमें पेशेंट के ब्लड को मशीन तक पहुंचाया जाता है एक ट्यूब के द्वारा। मशीन खून की सफाई करती है और साफ खून को वापस पेशेंट में वापस कर दिया जाता है, तो इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और जो दूसरा जो प्रोसेस है डायलिसिस का उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसमें मरीज के पेट में एक नली एक बैठा दी जाती है और एक स्पेशल पानी आता है इसके लिए। उस पानी को मरीज के पेट में कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है डाल के, और उस पानी में की विशेषता होती है कि वो शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अपने में सोख लेती है और कुछ घंटों के बाद उस पानी को बाहर कर दिया जाता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। इसमें बड़ी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस किया जा सकता है डायलिसिस के लिए। तो हीमोडायलिसिस के लिए आपको एक डायलिसिस सेंटर जाना पड़ेगा मशीन के लिए। हाँ बिल्कुल। बट पेरिटोनियल डायलिसिस क्या घर में किया जा सकता है। तो सर, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को डायलिसिस सेंटर जाके हीमोडायलिसिस मशीन से डायलिसिस करना पड़ेगा या किस पेशेंट को आप घर पे पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ों पे हम डिसाइड करते हैं। पहला, अगर जिन मरीजों का एक्सेस नहीं बन पाता है हीमोडायलिसिस के लिए किसी कारणवश, या जिसे हम एवी फिस्टुला बोलते हैं, किसी कारणवश हम फिस्टुला नहीं बना पाते हैं या फिर फिस्टुला कई बार फेल हो चुका होता है, तो ऐसे मरीजों में फिर और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। ऐसे मरीजों के लिए तो पेरिटोनियल डायलिसिस ही एक ऑप्शन बचता है। और दूसरा, जो दूसरे तरह के मरीज होते हैं जिनका वाइटली जो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, खासकर उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लोअर साइड होता है, तो ऐसे मरीजों में हीमोडायलिसिस अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मरीजों में भी ये पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेफर किया जाता है। और थर्ड, पेशेंट के चॉइस के ऊपर भी रहता है। अगर पेशेंट बाई चॉइस पेरिटोनियल डायलिसिस अगर चूज करता है तो डेफिनेटली उसे हम शुरुआत से ही पेरिटोनियल डायलिसिस उसमें हम कर सकते हैं। डॉक्टर, लोगों का ये सोचना है कि अगर डायलिसिस एक बार चालू हुआ तो फिर वो जिंदगी भर आपको करना पड़ता है, क्या ये सही है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें जैसा कि पहले हमने जाना कि किडनी फेलियर दो तरह के होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी और परमानेंट किडनी इंजरी, सीकेडी जी। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी है इसको हम टेम्परेरी किडनी फेलियर बोलते हैं, तो नाम में ही टेम्परेरी है। तो अगर टेम्परेरी किडनी फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी है, तो ऐसे मरीजों को अगर सही समय पे सही इलाज अगर मिले उनका डायलिसिस बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये नॉलेज हर किसी को होना चाहिए कि, और अगर परमानेंट अगर किडनी इंजरी है, सीकेडी है, उसमें अगर डायलिसिस की शुरुआत जब भी होगी वो परमानेंट डायलिसिस उनमें करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी रास्ता है। अगर वो मरीज
किडनी ट्रांसप्लांट अगर करा लेते हैं तो उनमें भी डायलिसिस बंद हो जाता है। तो डॉक्टर, जैसा हम समझते हैं कि डायलिसिस भी एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और बॉडी में किसी भी तरह का प्रोसीजर होने से उसके कुछ ना कुछ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो क्या हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। हीमोडायलिसिस में खास करके जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि यकायक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, दोनों ही। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन बहुत ही कॉमन है जी। दूसरे जो अन्य छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में क्रैम्प आना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमने पानी निकाला शरीर से तो क्रैम्प आ सकते हैं, या फिर अगर थकावट थोड़ा रहना, तो ये छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है उसका इन्फेक्शन। अगर हम हाइजीन अगर मेंटेन नहीं रखते, हैंड हाइजीन खास करके, तो इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है उनमें। डॉक्टर, पेशेंट्स को लगता है कि अगर एक बार डायलिसिस चालू हो गया तो बस वो एक मशीन से चिपक के रह गए और बिना उसके वो जी नहीं पाएंगे, क्या ये सही है? देखिए, डायलिसिस दरअसल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है एक पेशेंट का, और इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा मरीज को कि वो डायलिसिस प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब है हफ्ते में 12 घंटे की डायलिसिस करना जरूरी है। 4-4 घंटे का डायलिसिस हम 3 बार अगर करें तो 12 घंटा पूरे होते हैं। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है एज पर गाइडलाइन। और दूसरा है कि समय समय पे अपने दवाइयों का अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाते रहें। तो खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें। ये 2-3 चीज़ अगर ध्यान में रखा जाए तो नियर नॉर्मल जिंदगी जिया जा सकता है इसमें। तो डायलिसिस स्टार्ट होने से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो रही है, बट डायलिसिस का प्रोसेस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रही है आपको जी। अगर डायलिसिस के पहले ज़्यादातर देखा जाता है, देखने में आता है कि मरीज थका हुआ रहता है, कोई काम नहीं कर पाता है, या सांस उसका भरता है, भूख नहीं लगता है उसे। तो डायलिसिस चालू होने के बाद ये सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाती है। प्रॉपर खाना चालू करता है, नॉर्मल अपने रूटीन काम कर सकता है, तो बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है इसमें। डॉक्टर, क्या किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स या जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है वो नॉर्मल सब कुछ खा सकते हैं या उन्हें किसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जो डायलिसिस पे जो मरीज हैं और डायलिसिस के पहले जो मरीज हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर किडनी कमज़ोर है CKD के मरीज और डायलिसिस अभी उनकी शुरुआत नहीं हुई, तो ऐसे मरीजों को खासकर 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि वो अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करे, 5 ग्राम से कम लें, 1 चम्मच से कम। और दूसरा है कि प्रोटीन की मात्रा वो कम लें। जैसे कि नॉर्मल इंसान में 1 ग्राम पर केजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको लगभग 20 से 25% कटौती करनी पड़ती है। तो वो 0.8 ग्राम पर केजी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन का। जबकि डायलिसिस शुरू होने के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बल्कि 20 से 25% बढ़ जाती है। हाँ, तो डायलिसिस चालू होने के बाद मरीजों को बल्कि प्रोटीन को 1.2 ग्राम तक या 3 ग्राम तक ले जा सकते हैं। तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अपने नॉन वेज यूज़ कर सकता है या फिर मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है। अब जो पेरिटोनियल जो डायलिसिस के मरीज है उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होती है। एक पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रोटीन का लॉस कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनमें रिकमेंडेशन है 1.5 ग्राम, यानी 50% तक इनको अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाने की ज़रूरत होती है जी। और तीसरी बात होती है पानी की मात्रा। डायलिसिस के बाद ज़्यादातर पानी मशीन से ही निकल जाता है और उनमें यूरिन धीरे धीरे यूरिन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो पानी हमें कितना लेना है वो यूरिन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा, जो एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपका जितना पेशाब आए उसमें आप आधा लीटर ज़्यादा पानी पी सकते हो। इन केस आपका अगर मरीज का एक भी यूरिन नहीं आता है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं आधा लीटर में पानी ले सकता हूँ। अगर 1 लीटर यूरिन आता है तो उसे पता मैं अपना लगा लेगा कि मैं 1.5 लीटर पानी ले सकता हूँ, मोटा मोटी आधा लीटर एक्स्ट्रा पानी ले सकता हूँ। डॉक्टर, हम देखते हैं कि जब भी किसी पर्सन को किसी भी तरह की बीमारी होती है तो साथ में उनकी फैमिली भी सफ़र करती है और फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और डायलिसिस में जैसा आप बोल रहे हैं कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में इस पेशेंट की फैमिली का क्या रोल होता है? बहुत ही ज़्यादा रोल होता है इसमें फैमिली का, क्योंकि जैसा आपने बताया हफ्ते में 3 बार वो पेशेंट
डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल उसे जाना होगा, सबसे बड़ी बात है कि उसे इमोशनल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है घर से, क्योंकि वो ड्रेन हो जाएंगे लंबे समय तक। डायलिसिस जो पेशेंट करा रहे हैं वो इमोशनली ड्रेन होते रहते हैं, तो फैमिली से इमोशनल सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, फैमिली वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मरीज अपना डायलिसिस प्रॉपर करवाए, यानी कि उन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस जरूर वो कराता रहे। वो कई बार फ्रस्ट्रेट होकर वो हफ्ते में 2 बार करना चाहते हैं या हफ्ते में 1 बार आना चाहते हैं, तो फैमिली वालों को चाहिए कि वो ऐसा न करने दें मरीज को। डॉक्टर राजेश, इट वाज रियली नाइस। मुझे खुद डॉक्टर होने के बावजूद भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक थोड़ा शॉर्ट में डायलिसिस और रीनल फेलियर के बारे में समराइज करें। किडनी के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो खास करके जो जिनको भी क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटिक कोई है, हाइपरटेंसिव है, पैरालिसिस का मरीज है, हार्ट का मरीज है, इन कैटेगरी के मरीजों को हम हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं किडनी के लिए। तो इन मरीजों को समय समय पर अपनी किडनी की जांच एटलीस्ट साल में 1 बार जरूर करानी चाहिए। किडनी की जांच में दो जांच करानी है, पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रहा और ब्लड में क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा। कई बार क्रिएटिनिन बढ़ने के भी पहले प्रोटीन आना चालू होता है यूरिन, तो वो पहला इंडिकेशन हमें मिल जाता है। ऐसे समय में पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसका किडनी के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है समय पे। और दूसरी बात जो मैं आम लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी 30+ जो भी हैं, जिन्हें कोई बीमारी है या नहीं, वो एक रिचुअल बनाना चाहिए कि हर साल अपने बॉडी का चेकअप जरूर कराते रहें। उसमें किडनी ही नहीं, हार्ट का, लीवर का। तो एक ये मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसे मैंडेटरी करना चाहिए हर साल करने की, लेकिन एटलीस्ट जो 30+ है आपको साल में 1 बार जरूर अपनी बॉडी चेकअप कराते हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजेश सिंह गौतम, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने हमें रीनल फेलियर, किडनी और डायलिसिस से संबंधित इतनी सारी बातें बहुत ही सिंपल भाषा में समझाई। और मुझे तो ये समझ में आया कि डायलिसिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम्स को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। समय आने पे लक्षण जब होते हैं तभी हमें जल्दी टेस्ट करा के सही इलाज कराने से हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रवि। द कॉन्वर्सेशन क्लिनिक के अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपकी अवेयरनेस इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।